प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सरोज तोमर, राजनीति विज्ञान विभाग, MSc कॉलेज भरतपुर। आज मैं आपको राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में बताऊंगी। राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम का व्यापक प्रयोग आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण में किया गया है। विशेष तौर पर विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए आधुनिकीकरण का उपागम एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। आधुनिकीकरण दृष्टिकोण समाजशास्त्र में परंपरागत समाजों में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए पर्याप्त लोकप्रिय रहा है। मेरियम जे लेवी के मतानुसार किसी भी समाज को उस सीमा तक कम या अधिक आधुनिक माना जा सकता है जहाँ तक उसके सदस्य शक्ति के जड़ स्रोतों अथवा यांत्रिक उपकरणों के प्रयोग से अपने प्रयत्नों के प्रभाव को कई गुना बढ़ाने लगते हैं। सामान्य अर्थों में यदि माना जाए तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। सिरिल ब्लेक समाज को उस स्थिति में आधुनिक मानने को तैयार है जब वह अपनी परंपरागत संस्थाओं को तेजी से परिवर्तित होने वाली उन कार्यविधियों के अनुकूल बनाने की क्षमता रखती हो जो मनुष्य के ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि तथा वैज्ञानिक क्रांति के द्वारा पर्याप्त पर्यावरण पर उसके नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण पाने की प्रवृत्ति को भी आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण पक्ष माना गया है। सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी रचना में आधुनिकीकरण को एक बहुआयामी प्रक्रिया माना है। आधुनिकीकरण औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण से जुड़ा हुआ है। इन दो प्रक्रियाओं के कारण शिक्षा तथा लोकतंत्रीय मूल्यों में प्रसार होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिद्ध हो चुका है कि आधुनिकीकरण के लिए इन दोनों प्रक्रियाओं का होना नितांत आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर आधुनिकीकरण लोगों की मूलभूत मान्यताओं, मूल्यों, मानकों, अभिवृत्तियों तथा अपेक्षाओं में परिवर्तन से संबंधित है। मूलतः आधुनिक व्यक्ति परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं करता है तथा परिवर्तन को वांछनीय मानता है। बौद्धिक स्तर पर अपने परिवेश के बारे में व्यक्ति की व्यापक जानकारी और साक्षरता तथा जनसंचार के साधनों से इस ज्ञान के प्रसारण की अपेक्षा की जाती है। सामाजिक स्तर पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप तीव्र असमानता पर आधारित सामाजिक संरचनाओं के स्थान पर लोग अधिक समानता प्रधान संस्थाओं के स्वेच्छा से सदस्य बनते हैं। आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर कृषि तथा कुटीर उद्योगों जैसे सरल उद्योगों के स्थान पर औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आर्थिक उत्पादन का स्वरूप जटिल हो जाता है। अंततः समाज की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है। इस प्रकार हंटिंगटन आधुनिकीकरण को बहुआयामी प्रक्रिया मानता है तथा उसे राजनीतिक आधुनिकीकरण से जोड़ता है। प्राय राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को भी परंपरागत से आधुनिकता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया माना है। सर्वप्रथम राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण सत्ता का विवेकशील होना है। परंपरागत समाजों में राजनीतिक सत्ता धर्म, परिवार तथा जनजातीय निष्ठाओं पर आधारित होती है, जबकि आधुनिक समाजों में राजनीतिक सत्ता कानून तथा संविधान पर आधारित होती है। दूसरा, राजनीतिक आधुनिकीकरण से तात्पर्य राजनीतिक प्रक्रियाओं के विशेषीकरण तथा राजनीतिक संरचनाओं के विभिन्नीकरण से संबंधित है। विधि व्यवस्था, सैन्य एवं प्रशासन आदि संरचनाएं राजनीति से पृथक हो जाती हैं। प्रशासन का संगठन योग्यता व कुशलता के आधार पर होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का तात्पर्य जनता की राजनीतिक गतिशीलता व भागीदारी भी है। राजनीतिक दलों के माध्यम से सभी स्तरों पर लोग राजनीतिक गतिविधियों में अपने गांव से परे भाग लेना प्रारंभ करते हैं। सभी प्रकार के समूहों के सदस्यों में अपने हितों के बारे में पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण आधुनिकीकरण से भिन्न हैं तथा उनकी सहायता से परंपरागत समाजों में हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों को समझा जा सकता है। तथापि हंटिंगटन आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाली सामाजिक जागरण के लिए आधुनिकीकरण से ज़्यादा
संस्था निर्माण को महत्व देता है, जिसके अभाव में स्वयं राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया टूटने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। प्रकार्यात्मक दृष्टि से विचारक राजनीतिक आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताते हैं। पहली, राजनीतिक संरचनाओं में विभेदीकरण। संरचनात्मक विभेदीकरण नवीन राजनीतिक संरचनाओं को जन्म देता है, जिनके परिणाम स्वरूप केंद्र पर व्यापक समूहों का प्रभाव पड़ने लगता है, उनकी क्षमताओं में परिवर्तन आता है। दूसरा, केंद्रीय प्रशासन की कार्यविधियों में निरंतर विस्तार होने लगता है, समाज की गतिविधियों पर राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव बढ़ने लगता है। तीसरा, परंपरावादी अभिजन का निरंतर पतन होता है तथा आधुनिक अभिजन का विकास होता है। इस प्रकार अलग अलग विचारकों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया है, फिर भी कुछ प्रश्नों पर उसमें सहमति दृष्टिगोचर होती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक व्यवस्था संबंधित संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन निहित होते हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी अत्यधिक महत्व देता है, अतः यह राजनीतिक विकास की तुलना में अमूर्त माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से आइंस्टाइन मानता है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया 2 व्यवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहली अवस्था प्रारंभिक युगों में मर्यादित आधुनिकीकरण की यह अवस्था है, जिसमें से पाश्चात्य देश 18वीं और 19वीं शताब्दियों में गुजर चुके हैं। इस युग में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से शिक्षा विज्ञान के परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग का उत्थान हुआ और प्रमुख निर्माण केंद्रों पर उसका वर्चस्व स्थापित हुआ। इसके साथ साथ संस्कृति का लौकिकीकरण तथा वैज्ञानिक तकनीकी के विकास की प्रक्रिया का भी प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ग की भौतिक सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई। क्योंकि यह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया मध्यम वर्ग तक सीमित थी, इसलिए उसे मर्यादित आधुनिकीकरण कहा गया। दूसरी अवस्था में जन आधुनिकीकरण का युग प्रारंभ हुआ, जिसे हम पश्चिमी यूरोप में 20वीं शताब्दी में देख रहे हैं। इस बार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं रही, अपितु जनसाधारण तक शिक्षा तथा विज्ञान के माध्यम से पहुंची। पश्चिमी राज्यों में पहले युग से दूसरे युग की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पूरा होने में बहुत अधिक लंबा समय लगा, अतः इसे राजनीतिक परिणाम अधिक तीव्रगामी नहीं हुए। किंतु आज के विकासशील देश, जिन्हें मध्यम वर्ग और जनसामान्य दोनों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का लगभग साथ साथ सामना करना पड़ रहा है, उसके परिणामस्वरूप राजनीतिक व्यवस्थाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और वे तनाव की स्थिति में हैं। इस प्रकार विकासशील व्यवस्थाओं की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया विकसित देशों में भिन्न रही है और विकासशील देश इस प्रक्रिया में अधिक दबाव व तनाव से ग्रस्त होते हैं। इसके बाद आते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण। अलग अलग विद्वानों ने विचारों के आधार पर राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण बताए हैं, जिनका उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे पहला है नंबर 1, राजनीतिक व्यवस्था का सक्षम होना। राजनीतिक आधुनिकीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता का विकास होना है, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करने की क्षमता रखती हो। यदि राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता का विकास नहीं होगा तो वह राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे सकती है। अतः राजनीतिक व्यवस्था का स्थिर तथा क्षमतावान होना अत्यंत आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवस्था के कार्य क्षेत्र का उत्तरोत्तर विस्तार हो तथा समाज का कोई भी पक्ष राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव से अछूता न बचे। यह तभी संभव है जब सरकारें हर स्तर पर जनता व शासन के मध्य संपर्क को बढ़ावा दें। राजनीतिक व्यवस्था उत्तरोत्तर ऐसी नीतियों का निर्माण करे जिससे जनसामान्य राजनीतिक व्यवस्था से तादात्म्य स्थापित कर सकें। राजनीतिक व्यवस्था उत्तरोत्तर ऐसे कार्यों को करती हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हों। दूसरा लक्षण है राज्य व समाज में बढ़ती हुई अंतःक्रिया। परंपरागत समाज में शासन प्रक्रिया संकुचित तथा सीमित होती है तथा सीमित लोगों को निहित
करती है। यद्यपि स्थानीय व संकुचित स्तर पर लोग सक्रिय होते हैं, किंतु राजनीतिक व्यवस्था में अधिक सक्रिय नहीं होते। जैसे जैसे राजनीतिक आधुनिकीकरण का विस्तार होता है, समाज तथा राजनीतिक व्यवस्था के बीच की दूरी घटने लगती है तथा लोग राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष संपूर्ण समाज में सामाजिक संगठनों द्वारा ग्राम तथा कस्बे से परे राजनीति में सक्रिय बनना होता है।